इलियास मेमन साहब ने अपना पैरा नंबर 12 लिखा, जिस पर पैरा नंबर 12 में इलियास मेमन ने यह लिखा कि क्योंकि ये लोग पीछे हमारी अदालतों के साथ धोखा करके आए हैं, हमारी अदालतों के साथ फ्रॉड करके आए हैं, इसलिए ये लोग अनक्लीन हैंड्स के साथ आए हैं, साफ हाथों से इस अदालत को नहीं अप्रोच किया, इसलिए ये किसी रिलीफ के हकदार नहीं है, इसलिए इनकी जमानत खारिज की जाएगी, इनको जमानत नहीं मिलेगी। पैरा नंबर 12 में व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र आया, उस व्हाट्सएप चैट का जिसमें इसने मुद्दई मुकदमा को धमकाने की कोशिश की, उस व्हाट्सएप चैट के बारे में भी पैरा नंबर 12 में ऑनरेबल कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि ये बंदा किसी रिलीफ का हकदार नहीं है, ये धोखेबाज है, ये ब्लैकमेलर है, इसकी इस ब्लैकमेलिंग और धोखे की वजह से ये अनक्लीन हैंड्स के साथ आया है, इसलिए इसको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ये कबल गिरफ्तारी जमानत बहुत बड़ा रिलीफ है। ये तो अच्छे लोगों के लिए होता है, इस तरह के फ्रॉडियों के लिए और इस तरह के जो जिन लोगों के खिलाफ इतने संगीन अगवा के और इंसानी स्मगलिंग की दफात हैं, इनके लिए ये रिलीफ बिल्कुल नहीं बना, इसलिए ये रिलीफ इनसे वापस लिया जाता है। आज से 2 रोज कबल जब मरकजी मुल्जमान जो कि ज़हीर और शबीर दोनों भाई हैं, उनकी जमानतें खारिज कर दी गई थी, जो कि उन्होंने कबल गिरफ्तारी जमानत 21 जुलाई से इंजॉय की हुई थी, और उसको खारिज करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया था, फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था सिंध पुलिस की तरफ से, और DSP सईद रिंद साहब की सरबराही में उनको शान और शौकत के साथ बगैर हथकड़ी के, क्योंकि उस दिन हथकड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी सिंध पुलिस की, खासकर इस तफ्तीशी यूनिट के पास, तो उनको बगैर हथकड़ी के शान और शौकत के साथ बेटा कहकर ले जाया गया और उनको जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद कुछ इनके तर्जुमानों ने सहाफत की आड़ में इन लोगों की तर्जुमानी करते हुए जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की। उसके लिए मैं अलहदा से एक वीलॉग कर चुका हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से एक पूरी कैंपेन चल रही है। लेकिन आज बात करेंगे कि जब जज इलियास मेमन, जिनकी अदालत से ये दोनों जमानतें खारिज की गई, इन दोनों मुल्जमान की जमानत खारिज की गई, और इससे कबल इनके दूसरे मुल्जमान की जमानतें भी इसी अदालत से खारिज की गई थी, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन लोगों के लिए रुकावट बनी इनको जमानत इनकी कंफर्म होने के अंदर। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इन लोगों ने शुरू दिन से अदालतों को चीट किया। पुलिस को तो हम चीट करना नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस ने तो इनके साथ बहुत कोऑपरेट किया, इवन जो तफ्तीशी अफसर हैं वो तो अभी भी इनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी फर्ज शनासी दिखाई कि बच्ची का MLO ना हो। उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ही अपने अहकामात लिए, और व्हाट्सएप के ऊपर अहकामात के ऊपर फौरी तौर पर उन्होंने बच्ची का MLO रुकवाया। उसके अलावा जब उनको अदालत से किसी के नॉन अवेलेबल वारंट भी मिल जाते हैं तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म खराब होता है। उन्होंने कोशिश की कि मैं इस तरह के काम में अपनी फर्ज शनासी नहीं दिखाऊंगा, बल्कि जिस जगह पे कुछ रुकवाने वाली बात होगी, जो कि मामला मुबैना ज़हीर गैंग के हक में होगा, उसके अंदर वो व्हाट्सएप के ऊपर भी अहकामात लेते हैं और फौरी तौर पर उनके ऊपर अमल भी करते हैं। जो जमानत खारिज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार चीज़ है, एक ऐसी गलती है, एक ऐसी इनकी चालाकी है, इनकी धोखाधड़ी है, इनका फ्रॉड है जो इनके गले पड़ गया है। और वो फ्रॉड ऐसा है कि वो ये जमानत सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी तो वो फ्रॉड इनके साथ रहेगा। इनके वकील साहब की गलती है, इनका अपना फ्रॉड है, वो जो कुछ भी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। वकील साहब भी खैर उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तमाम चीजें जो इकट्ठे फ्रॉड किए गए हैं, सीरीज ऑफ फ्रॉड है, जिसको इस अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर पॉइंट आउट किया है। पैरा नंबर 12 जो इस जमानत का इनके कंडक्ट से मुतल्लक है, किसी भी मुल्ज़म का कंडक्ट, किसी भी मुल्ज़म का रवैया, किसी भी मुल्ज़म का बिहेवियर देखा जाता है कि जब वो मुल्ज़म है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो अदालतों के साथ चल रहा है, किस तरह से वो एजेंसी के साथ चल रहा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके उस कंडक्ट के ऊपर उसके पूरे मुकदमे का दारोमदार होता है। और पैरा नंबर 12 जो दरख्वास्त जमानत इनकी खारिज की गई है, जज इलियास मेमन जो कि एडिशनल सेशन जज हैं 7 के और स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस अदालत के जज हैं, जिनके पास इनका मुकदमा चलना है, जिनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, वो मैं इल्जामात में अगेन कह रहा हूँ, मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से वो कैंपेन चल रही है। उसके लिए पूरा प्रोसीजर बनाया गया, पूरा तरीक़ेकार बनाया गया है, बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया गया है, बहुत सारे लोगों को इंगेज कर लिया गया है उसके लिए। उसके अंदर हर शोबा से लोग हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हर शोबे से लोग वाबस्ता हैं उस पूरी कैंपेन के अंदर, और वो लोग अपनी अपनी जगह पर ईमानदारी से मुल्ज़मान के हक में कैंपेन शुरू कर चुके हैं।
पैरा नंबर 12 जो इस जमानत के फैसले का जो जहीर के गले का फंदा बन गया है, जो जहीर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम अदालती जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और वहां तक इनकी जमानत जा सकती है, और वहां तक के लिए इनके गले में पड़ गया है जो वो पैरा नंबर 12 है, जिसके अंदर इस अदालत ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है कि एज रिगार्ड कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज कंसर्न, कि जो मुल्जमान का या मुल्जिम का जो कंडक्ट है जहां तक उसका ताल्लुक है, तो जिब्रान नासिर ने हमारे सामने पॉइंट आउट किया है कि हजूर इन लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट के 3 बेंचेस को ही चूना लगाया है। लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर बेंच से इन लोगों ने 7 जुलाई को प्रोटेक्टिव बेल ली, जो 14 जुलाई तक मिली, उसके अंदर मचलके नहीं अदा किए, छोटी बॉन्ड नहीं दिया, और बहावलपुर बेंच से रुजू कर लिया 15 जुलाई को। 15 जुलाई को बहावलपुर बेंच में इनको इनकी बदकिस्मती से वो जज साहब टक्कर गए जिन जज साहब ने नूर बीबी का एक मुकदमा पहले से सुना था और उनके जहन में बहुत सारे फैक्ट्स थे, उनके पास बैकग्राउंड था इस केस का, जिसकी वजह से उनकी तरफ से इनको पहले ही दिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वो हिफाजती जमानत जो हमारे मुताबिक जो हम समझते हैं वकला कि वो आपको इनकार नहीं किया जाता, उससे इनके कंडक्ट की वजह से उन्होंने जमानत नहीं दी, उन्होंने इनकार कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज जो है जो वकील साहब के कंडक्ट से मुतल्लक है वो मैं इसके बाद रखूंगा। उसके बाद जब 15 जुलाई को इनको इनकार हुआ, उस 15 जुलाई के ऑर्डर के मुतल्लक आज तक किसी सो कॉल्ड सहाफी ने, किसी सो कॉल्ड लॉयर ने, किसी सो कॉल्ड जो अदाकारा है उसने आज तक जिक्र नहीं किया। उनकी जुबान टूट जाएगी, उनकी जुबान जो है वो अलहदा हो जाती है, मुंह से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के लिए इस मुकदमे में वो इंगेज हुए हैं, हायर किए गए हैं। उनके 15 जुलाई के फैसले के बाद जब बहावलपुर बेंच ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको जमानत नहीं देते क्योंकि आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, फिर इन्होंने कहा ठीक है जी, अब हमने बहस तो कर लिया, आप नहीं माने तो हमें ये फिर वापस हम ले लेते हैं, विथड्रॉ कर ली गई। 18 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के सामने यकसर अपना मौक़िफ़ बदल के और ये कहकर कि हमने तो पहली दफा ये जमानत अप्लाई की है, हमने इससे पहले कभी किसी अदालत में जमानत नहीं ली, कसमन कुरानन हमने कहीं जमानत नहीं ली, अपना बयान हल्फी दिया। और 18 जुलाई को 21 जुलाई तक, बल्कि 22 जुलाई तक अपनी प्री जो प्रोटेक्टिव बेल है, जिसको हम हिफाजती जमानत उर्दू में कहते हैं, वो ले ली, और उसके बाद 21 जुलाई को जाके लाहौर में जमानत करवा ली, जिसको हमने चैलेंज किया उसी मुल्तान हाई कोर्ट के बेंच के सामने, जिसका ऑर्डर हमारे पास मौजूद है कि हमने वहां पर उसको चैलेंज किया और उस अदालत के नोटिस में एक अच्छा खासा इनका पलंदा लगा दिया कि किस तरह ये अदालतों को चीट करते रहे। क्योंकि वकील साहब का कंडक्ट इसके अंदर था और वकील साहब के कंडक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वकील साहब ने जब लाहौर के अंदर ये इनकी हिफाजती जमानत हुई तो उस वक्त तक राय खुरम इनके वकील थे। राय खुरम ने हिफाजती जमानत दायर की और 14 तारीख तक ले ली, लेकिन ये लोग छोटी बॉन्ड नहीं दे सके और ये लोग आगे कराची में पेश नहीं हुए। लेकिन जब उसके बाद इन्होंने वकील साहब बदले और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब जो अमर न्याज बडेरा साहब हैं, बहावलपुर से बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से जब इन्होंने पहली जमानत दायर की, हिफाजती जमानत बहावलपुर बेंच के अंदर लाहौर हाईकोर्ट के, वहां पे अमर न्याज बडेरा साहब कहते हैं कि चूंकि मैं बहावलपुर का वकील हूं, मेरा बहावलपुर इलाका है जहां मैं वकालत करता हूं, इसलिए मैं यहां दायर कर रहा हूं ताकि आप मुझे यहां से मेरे मुल्जमान की हिफाजती जमानत दे दें और मैं इनको कराची ले जाऊं। जब उनको वहां से नहीं मिली तो वो मुल्तान चले गए। मुल्तान जाकर अमर न्याज बडेरा साहब ने भी मुल्जमान की तरह अपना बयान बदल लिया और अमर न्याज बडेरा साहब कहते हैं कि चूंकि मैं बहावलपुर का वकील हूं, मैं बहावलपुर का रिहायशी हूं, मुकामी वकील हूं, तो बहावलपुर के अंदर मैं इसलिए दायर नहीं कर सकता क्योंकि वो कहीं बहावलपुर ना पहुंच जाए पुलिस, इसलिए मैं आपके पास मुल्तान में आ गया हूं। और ये कहकर अदालत को गुमराह करके एक हिफाजती जमानत ली गई जो इनके गले पड़ गई है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड होता है ये सुप्रीम कोर्ट भी देखती है। ये ग्राउंड इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक इनके गले का फंदा बन गई है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट तक जब तक इनकी जमानत जो जाएगी, वहां पर भी इस एक कंडक्ट की वजह से और व्हाट्सएप चैट की वजह से इनकी जमानत नहीं होगी। ये वो पैरा नंबर 12 है जो जज इलियास मेमन ने लिखा है और शायद यही वजह है कि जज इलियास मेमन ने चूंकि इनके कंडक्ट के ऊपर बात कर दी है तो जज इलियास मेमन के खिलाफ इल्जामात शुरू हो गए हैं।